नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान। आज हम आदर्शवादी विचारधारा का विवेचन करेंगे। आदर्शवाद अन्य विचारधाराओं के समकक्षी एक नवीन विचारधारा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। आदर्शवाद जो है राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में प्रतिपादन एक महत्वपूर्ण विचारधारा है और समय समय पर इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया। जैसे दार्शनिक सिद्धांत इसे कहा गया, नैतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, राज्य का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत और प्रत्ययवाद। आदर्शवादी सिद्धांत और विचारधारा के प्रतिपादकों में मुख्यतः हम कांट, हीगल, ग्रीन और बोसांकी को मुख्य रूप से जानते हैं। इन आदर्शवादियों ने जो है राज्य संबंधी समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन और विवेचन किया और उनके बहुत सी जो स्वयं के विचार या उनकी जो पद्धति थी वो आदर्शवादी विचारों से प्रभावित थी। आदर्शवादी राज्य संबंधित अपनी विचारधारा को मनुष्य के विवेकशील तथा आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित करते हैं। आदर्शवादी जो है मानव स्वभाव में अधिक व्यापकता और स्थायित्व देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही प्रकट और व्यापक रूप है, अतः राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है और इस कारण उसका कार्य व्यक्ति की बाहरी क्रियाकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं अपितु उसका कार्य व्यक्ति को नैतिक भी बनाना है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को यह अधिकार है कि वह व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता और स्वतंत्रता राज्य प्रदत्त होती है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही वास्तविक स्वतंत्रता और नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति को मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट ध्येय और प्रयोजनों की साधना करनी है तो उसे राज्य की साधना करनी ही होगी। यह सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के बीच में वैसा ही संबंध स्वीकार करता है जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच में, अर्थात यह सावयव पर आधारित सिद्धांत है। अब हम आदर्शवादी विचारधारा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो बहुत से ऐसे विचारक हैं। सबसे पहले हम इसे यूनान के राजनीतिक दर्शन में देखें, जहाँ प्लेटो ने इसको एक आधार स्तंभ प्रदान किया और अपने आदर्शवादी राज्य की रूपरेखा रखी। प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक भी कहा जाता है। प्लेटो राज्य को सबसे श्रेष्ठ और नैतिक संस्था मानता था और उसके अनुसार जो व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने लिखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर ही अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है और अपने जीवन के धैर्य तक वह पहुंच सकता है। रोमन और मध्य युग में भी कोई महत्वपूर्ण आदर्शवादी दार्शनिक नहीं देखा गया, लेकिन 7वीं सदी के पुनर्जागरण काल में फिर एक बार आदर्शवादी दर्शन का उद्भव हुआ। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया की रचना की। और आधुनिक युग में हम देखें तो प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक जो था वो रूसो था, जिससे अपनी दार्शनिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से ही लिए थे। उसके बाद में हम देखें तो जर्मनी आदर्शवाद का केंद्र बिंदु बना और वहाँ फ्रांस की राज्य क्रांति आदर्शवाद से ही प्रभावित थी। जर्मनी के आदर्शवादी लेखकों में कांट, फिक्टे और हीगल का नाम प्रसिद्ध है। कांट के आदर्शवाद में उदारवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में है और फिक्टे में कम और हीगल ने पूर्णतः उसको समाप्त कर दिया। आदर्शवाद के प्रमुख कुछ सिद्धांत या उसकी विशेषताएं हम देखें तो यह है कि आदर्शवाद जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। आदर्शवादी राज्यों को प्रकृतिवाद और बुद्धिवाद विचारकों की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र नहीं मानते, बल्कि राज्यों को एक नैतिक संस्था मानते हैं। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार राज्य का भी एक कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य के संबंध में नैतिकता प्रदान करे।
आदर्शवाद के हम दूसरा सिद्धांत या विशेषता देखें तो उनके दृष्टिकोण में राज्य जो है साधन नहीं है बल्कि राज्य साध्य है। जहाँ व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधाराएं राज्यों को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एकमात्र साधन मानती है, वहीं आदर्शवादी राज्यों को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन। आदर्शवादी के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता हम देखें तो आदर्शवादी राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व होता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व और इच्छा होती है। राज्य की ये इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता वरन उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है जिससे वह बनता है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य जो है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी और लोकपरक होती है, राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्त रूप ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण और नैतिकपूर्ण होते हैं। अगली हम विशेषता देखें तो वह राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न और नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम देखें तो राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात आदर्शवाद यह कहता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। आदर्शवाद की अगली विशेषता हम देखें तो वह राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार शक्ति या बल नहीं बल्कि राज्य उसकी इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता है या उनसे मनवा सकता है, वरना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य के कानून उसके आदेश और सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिससे व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी शामिल होती है। अगली में इसकी हम विशेषता देखें तो वह राज्य जो अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों और समझौतावादियों की भांति राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि मानव अधिकारों को मानव जीवन की बाह्य परिस्थितियों होती है और व्यक्ति का आंतरिक विकास तभी संभव है जब राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में सावयव सिद्धांत स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार अंग और उसके शरीर में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में विरोध संभव नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही है जिसे राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए। व्यक्ति व राज्य के हितों में केवल विरोध भ्रमवश ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। आदर्शवाद राजनीति को नैतिक कर्तव्य में कोई अंतर नहीं करता। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध जो है मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक कार्य होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी राजनीतिक बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते। इस संबंध में उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ भी स्वतंत्रता नहीं है। आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक है और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है और यह अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। अतः मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार मात्र बनकर रह जाती है। स्वतंत्रता की राज्य पर निर्भरता के संबंध में आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए विद्वान बार्कर ने लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं।
इस प्रकार हम देखें तो आदर्शवाद जो है राज्य को एक उच्च स्तर की नैतिक संस्था मानता है और यह मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य में ही रहकर ही हो सकता है।